हेलो फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस अकेडमी। आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक्चुअली हम लोग का जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया था, बट उसमें दो टॉपिक रह गया था। एक था वोल्केनिज्म था और एक आपका पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स था। तो मैं एक 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 छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ 15 मिनट का। कोशिश करूंगा 15 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूं। और इसमें सारा वोल्केनिज्म का जितना तरह का क्वेश्चन आता है ना, जितना तरह का क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, इसका क्या मतलब, इसका क्या कंपोनेंट्स है, क्या वोल्केनिक मटेरियल्स है, कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको, कहाँ कहाँ इसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्केनो का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह का लैंडफॉर्म्स बनाती है, जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, मैं सारा एक वीडियो में ही डिस्कस कर दूंगा। 15 मिनट में कोशिश करूंगा इसको खत्म करने का। तो देखते हैं वोल्केनो के बारे में। देखते हैं तो इंट्रो कैसे लिखेंगे वोल्केनिज्म का। अगर वोल्केनिज्म से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो एक इंट्रो लिखना पड़ेगा ना। तो देखते हैं कि प्रोसेस इन विच मोल्टेन रॉक मटेरियल मतलब क्या। मोल्टेन रॉक मटेरियल मतलब जो मेंटल में जो हमारा जो मटेरियल जो है, रॉक है, वो मोल्टेन फॉर्म में रहता है, वही तो निकलता है ना बाहर, उसी को मैग्मा बोलते हैं। तो वही है कि प्रोसेस इन विच मोल्टेन रॉक मटेरियल, जिसको कि मैग्मा बोलते हैं, राइजेज इनटू द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है कि जो मेंटल होता है, वहां से जो रॉक जो होता है मोल्टेन फॉर्म में, उसको मैग्मा बोलते हैं। तो वो राइज करता है अर्थ के क्रस्ट पे, और राइज करने के बाद क्या होता है ना कि सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होकर के लैंड फॉर्म्स बनाता है। यही है ना। तो प्रोसेस इन विच मोल्टेन रॉक मटेरियल like which is also known as magma rises into the earth crust and solidify to form the landforms which is known as the volcanism। ये whole process को volcanism बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कंपोनेंट देखेंगे, क्या क्या इसका कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट क्या क्या इसका है, इसका मेन कंपोनेंट्स। इसका मेन कंपोनेंट्स में जैसे देखो वोल्केनो का डायग्राम बना दिए हैं। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इस तरह से करके एक वोल्केनो बना देना है। अब बीच से एक पाइप दे देना है, जिससे कि वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से बना देना है, इस तरह से। तो इसमें ये जो ऊपर जो ओपनिंग है ना, उसको वोल्केनिक वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वोल्केनिक पाइप हो गया जिससे कि निकलता है मटेरियल, तो वोल्केनिक पाइप हो गया। और ये जो होता है ना, उसको वोल्केनिक कोन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो मटेरियल यहाँ से इस तरह से निकलेगा ना, तो ये वोल्केनिक मटेरियल होगा ये सब, ठीक है। वोल्केनिक मटेरियल में क्या क्या आता है। वोल्केनिक मटेरियल जैसे लावा आता है, वोल्केनिक डस्ट आता है, एसेस आता है, वेपर आता है, गैसेस आता है, ये सब निकलता है ना। क्लासिफाई कैसे करते हैं वोल्केनिज्म को, ऐसे तो देखोगे ना, तो पीटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पीटी के लिए सिंपली हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, तीन ही तरीका से क्लासिफाई करते हैं कि बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, कि कब कब निकल रही है, इसके बेसिस हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसके बेसिस पर तीन तरह के हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। देखिए, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है ना। अब एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किलाउ जो है, किलाउ कहाँ है, हवाई आइलैंड में है, जो अमेरिका में है जो है। माउंट किलाउ हो गया, माउंट एटना हो गया, और माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया। तो किलाउ है जो कि हवाई आइलैंड में है, और इटना और स्ट्रोम्बोली है जो, सॉरी, ये जो इटना और स्ट्रोम्बोली है जो इटली में है, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो में क्या आता है, किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, जो साउथ अफ्रीका में आता है, तंजानिया। तो वहां पे है किलिमंजारो। और फूजी कहाँ है, जापान में है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये सब पीटी के लिए है। मेंस में भी आएगा तो ये एक दो एग्जांपल याद रहना चाहिए बस। मेंस में आएगा तो, मेंस में अगर आएगा ये एग्जांपल याद नहीं रहेगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल नहीं दोगे तो फैंस अच्छा नहीं लगेगा। और फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो में क्या है, हम पढ़ाए थे एम्परर सी माउंट चेन, जब पढ़ा रहे थे मेंस का, जब पढ़ा रहे थे कि प्रूफ ऑफ, हम बता रहे थे कि प्रूफ ऑफ जो टेक्टोनिक का प्लेट मूवमेंट हुआ, उसका प्रूफ बता रहे थे। या फिर जो बिगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, वहां प्रूफ बता रहे थे। तो बता रहे थे कि हवाई आइलैंड कैसे कैसे मूव करते करते, हवाई जो प्लेट मूव किया है ना हवाई आइलैंड के ऊपर से, कैसे कैसे मूव करते गया और वहां पे लावा निकलते गया है। तो एक इस तरह से दिखाए थे डायग्राम बना करके, किस तरह से देखो मूव किया हुआ है हवाई आइलैंड के पास में। तो पैसिफिक में ही है एम्परर सी माउंट चेन, ठीक है ना। तो याद रहेगा, एक्टिव में दो हो गया, किलाउ, माने किलाउ से याद कर लो ना कि किलो भर के दम, किलाउ मतलब क्या होता है, केजी, किलो भर के दम निकल रहा है दम लावा, तो किलाउ हो गया। और इटना स्ट्रोम्बोली तो सबको पता रहता है कि हाँ, इटना और स्ट्रोम्बोली है जो एक्टिव वोल्केनो है, जो मेडिटेरेनियन सी में है। उसके बाद डोरमेंट वोल्केनो में देख लेते हैं किलिमंजारो, जो तंजानिया वाला है, और फूजी जापान वाला है। ये दोनों हो गया। एक्सटिंक्ट में सी माउंट चेन हो गया, ये हो जाएगा।
इसके अलावा ना क्लासिफाई करते हैं ना, तो और भी तरह से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। इरप्शन जो हो रहा है ना, ये तो हो गया पीरियोडिसिटी के हिसाब से कि कब कब इरप्शन हुआ है। एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या, जिसका इरप्शन अभी रिसेंटली हुआ है और आसपास में मतलब कि फ्रिक्वेंटली होते रहता है, मतलब हर 10 साल 15 साल 20 साल में फ्रिक्वेंटली इसका इरप्शन होते रहता है, कंटिन्यूस होते रहता है। कभी नहीं, कभी हो गया, कभी 20 साल बाद फिर से हो गया, 10 साल बाद फिर से हो गया, इस तरह से इरप्शन होते रहता है, उसको एक्टिव बोलते हैं। डोरमेंट मतलब कि हो गया कि पहले कभी हुआ है, फ्यूचर में पहले कभी हुआ है, बट अभी मतलब कि कोई साइन नहीं है कि मतलब कि अभी मतलब हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही, या 10 साल के बाद 20 साल के बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होगा। फ्यूचर में कभी हो सकता है, अब पहले हुआ है तो उसको डोरमेंट बोलेंगे। या अभी सोया हुआ है, बाद में जग सकता है कभी, डोरमेंट। और एक्सटिंक्ट माने कि पहले कभी हुआ है, बहुत पहले, ह्यूमन हिस्ट्री से पहले, माने पहले बहुत कभी हुआ है, फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि इसका इरप्शन होगा, माने कि सो गया, एक्सटिंक्ट टाइप का एकदम है, माने एक्सटिंक्ट मतलब एकदम खत्म हो गया है, उस तरह का कि पहले कभी हुआ है। ह्यूमन हिस्ट्री, एक ह्यूमन हिस्ट्री कितना साल का, मतलब कि हम लोग का एज कितना होता है, 70-80 साल का होता है। 87 साल में समझो कि इरप्ट नहीं हुआ है, माने उससे पहले 100 साल पहले 200 साल पहले कभी इरप्ट हुआ था। अभी इरप्शन का कोई चांस नहीं है इसमें। इसमें है कि इरप्ट हुआ है और होते रहता है फ्रिक्वेंट। इसमें है कि हुआ तो था बट अभी होगा भी फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं हो रहा है बहुत दिन से, बहुत साल से। इसमें है कि हुआ था बट होगा नहीं अभी, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस, ये तो पीरियोडिसिटी के बेसिस पे था, और ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। इरप्शन जो होता है ना, तो उसका मतलब कि उसका कितना थिक होता है, थिकनेस मतलब कि जो कितना उसका मतलब कि कह सकते हैं ना, जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, हल्का जो मतलब कि हल्का ना थिकनेस डेंसिटी होता है ना उसका लिक्विड का, तो उसके बेसिस पे मोड ऑफ इरप्शन की मतलब कि जो इरप्शन हो रहा है ना, किस तरह से इरप्ट हो रहा है, मोड ऑफ इरप्शन का है या फिर उसका थिकनेस लेवल पे का हो। जैसे कि एक होता है कि सेंट्रल इरप्शन टाइप, जिसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप। अब एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप मतलब क्या हुआ, अगर बहुत जो इरप्ट जो हो रहा है मटेरियल अगर बहुत पतला है अगर, तो उतना ज्यादा आराम से निकलेगा ना, अगर पतला है, बहुत ज्यादा थिन है, बहुत पतला है, इरप्शन का जो मटेरियल लावा है आराम से निकलेगा, फैल जाएगा। अब अगर मान लिया वही निकल रहा है जो थोड़ा थिक है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इरप्ट होगा ना, तो वहीं पे जमते चला जाएगा। तो जो पीछे से जो आएगा ना, उसको मतलब कि उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेगा। जो इसका जो मुंह पे जो आके जम गया, मान कि अगर जम रहा है यहीं पे आकर के, तो ये जो आएगा ना, इसको हटाने की कोशिश करेगा जबरदस्ती, और ये एकदम आवाज करेगा, बहुत ज्यादा आवाज करेगा, ये आवाज करेगा ना, तो एक्सप्लोजन होगा, इससे तो एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप होगा, ठीक है। और यहाँ देखो फिशर इरप्शन टाइप। फिशर इरप्शन टाइप मतलब कि बहुत ही क्वाइट इरप्शन होगा। फिशर मतलब कि एकदम शांत टाइप का, बहुत पतला पतला इसमें से लिक्विड आएगा, लावा वगैरह आएगा। इसको क्या बोलते हैं, लावा फ्लो, है ना, लावा फ्लो। या उससे भी पतला मतलब कि जैसे लावा हल्का सा ठीक हो गया, उससे भी पतला अगर हो गया मड फ्लो। ये एक्चुअली डेंजरस इसलिए है कि डेंजरस बहुत ज्यादा मड फ्लो है, क्योंकि अब ये इसका जो मटेरियल है बहुत थिन है, बहुत स्पीड में फैलेगा, तो भागने का जो चांस होता है और भी कम मिलेगा। अब बहुत ज्यादा एरिया को अपने अथी में ले लेगा, अपने बहुत ज्यादा एरिया का अपने मतलब इसको अपने कवर में ले लेगा। जितना दूर ज्यादा फैलेगा लावा का मटेरियल, उतना ज्यादा हार्मफुल होगा, उतना ज्यादा हानि होगा। तो ये इतना पतला होता है कि मड जैसा होता है, पानी जैसा होता है, और भी दूर फैल जाएगा। लावा भी फैलता है बट इसके रिस्पेक्टिव में कम फैलेगा। फीमर रोल्स मतलब कि इसमें से कुछ निकलता नहीं है, मतलब कुछ समझो ना कि कहीं वोल्केनो हुआ है, उसके 2 किलोमीटर दूर तक, 1 किलोमीटर दूर तक, 4 किलोमीटर दूर तक सर्कल में क्या होगा ना, जहां तहां जो बिग जोन रहेगा ना, जो अर्थक्वेक में क्रस्ट में, तो वहां से तोड़ करके गैस वगैरह निकलना चालू हो जाएगा। यही वोल्केनो है। मान लिया कि ये तो मेन सेंट्रल इरप्शन टाइप है, ये सेंट्रल इरप्शन है। अब मान लिया कि यहाँ से कमजोर था, तो क्या होगा ना कि अच्छा, इसको तो क्रैक, हल्का सा क्रैक अगर हो गया ना, तो यहाँ से ना क्या करेगा ना कि धुआं टाइप का बाहर निकलता रहेगा हल्का सा। ठीक, पूरा इरप्शन नहीं होगा यहाँ से, मेन इरप्शन यहाँ से नहीं होगा, लेकिन हल्का सा हल्का होगा, इसको फीमर रोल्स बोलेंगे, ठीक है। बल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं ना कि जैसे अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उस तरह से वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वोल्केनो का जो देखते हैं, हम लोग जब टेक्टोनिक पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे कि कोई भी वोल्केनो का इरप्शन होता है ना, तो प्लेट मार्जिन पे होता है। वोल्केनो हो अर्थक्वेक हो, सब प्लेट मार्जिन पे होता है। तो अब प्लेट मार्जिन 3 तरीका का होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि डाइवर्जिंग प्लेट मार्जिन होगा। तो यहाँ पे हम बताए थे कि जो मॉर जो होता है वहां पे तो निकलता है, लेकिन वहां पे मेन वोल्केनिक फीचर्स नहीं होता है। बताया था तुमको, जो ओ कोलिजन जो होता है
जो ओ कोलिजन होता है, डिस्ट्रक्टिव जो प्लेट बाउंड्री होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मार्जिन जो होता है, जहाँ पे मतलब कि डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्ट होता है, मतलब वहाँ पे उसका मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे दिखाए थे कि वोल्केनो बनता है, वोल्केनिक चेन बनता है, दिखाए थे ना। तो यहाँ पे मेन वोल्केनो होगा, इसलिए 80% यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 15% हो गया, और जो बचा खुचा 5% है ना, वो इंट्रा प्लेट मार्जिन बताए थे कि अभी भी हम लोग को साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया कि इसका रीजन क्या है। कहीं कहीं मेंटल कोर का जो रीजन होता है ना, वहां से बहुत ज्यादा फ्लूइड मैग्मा और बाहर निकलता है, बताए थे ना, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड होता है जो निकलता है, प्लेट के बीचों बीच निकल जाता है, जैसे हवाई आइलैंड का प्लेट के बीचों बीच, कोई वहां पे प्लेट मार्जिन नहीं है, बट वहां पे निकलता है। तो ये हो गया, 3 तरह का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये बेसिकली हम परसेंटेज बता रहे हैं कि कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे कंस्ट्रक्टिव होता है, वहां पे 15%, जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पे 80%, और जहां इंटरप्लेट होता है 5%। तो ये बता दिए तुमको वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वर्ल्ड का अगर हम एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो परसेंटेज वाइज हो गया, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो होता है ना, ये क्या है, ये यूरोप वाला, यूरेशिया वाला रीजन है, ये ठीक है, एशिया वाला रीजन है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। और ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरह से दिख रहा है ना, ये पैसिफिक रिंग है, इसको बोलते हैं पैसिफिक है ना, ये इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक। फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है ना, यहाँ पे जो जैसे से दिखा रहा है ना, बहुत ज्यादा वोल्केनो यहाँ पे रिलीज होता है, हवाई आइलैंड से लेके जापान का फूजी जो अभी हम लोग जो पढ़ा है कि जो डोरमेंट जो है फूजी वोल्केनो सब इसी में आता है ना। यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये वाला रीजन ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, 80% वाला। जब पढ़ाए थे तो बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये जो ओशियानिक प्लेट है ना, यूरेशिया का ओशियानिक प्लेट है ना, ये इसके अंदर जा रहा है, ओ कोलिजन हो रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है। तो जब ओ कोलिजन होगा तो वोल्केनिक अपने आप होगा। फिर यहाँ क्या बताए थे कि ये जो इधर जो दिखाए थे, ये जो हमारा ये वाला जो दिखाए थे कि मॉड जो बनता है, ये एक्सपैंड कर रहा है, सी हमारा एक्सपैंड कर रहा था ना। तो ये क्या करेगा, इस प्लेट को भी ठेलेगा, तो ये क्या करेगा ना कि ये इसके अंदर जाएगा, ये दोनों टकराएगा, ये दोनों भी टकराएगा ना। तो ये दोनों टकराएगा तो क्या होगा, ये तो अंदर जाएगा नहीं, तो यही अंदर जाएगा, तो ये अंदर हिल रहा है इस तरह से। उसी को इसी से तो एंडिस बनता था ना, इसी से तो एंडिस बन रहा था यहाँ पे। उस हम लोग नहीं देखेंगे, उस हम लोग काफी डिटेल में देख चुके हैं, कैसे एंडिस माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे कौन सा क्या बनता है, उस हमको काफी डिटेल में लोग देखें टेक्टोनिक में। इसे देखने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है उतना, बस अभी वोल्केनिक समझ लो। तो ये मेरा 80% यहाँ वोल्केनिक मतलब की एक्टिविटी होता है, ठीक है, सर्कम पैसिफिक रिंग पे। सिर्फ यहीं पे 80% नहीं, सिर्फ यहीं पे 80% हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जहां जहां हम लोग का डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है ना, सिर्फ यहीं पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन थोड़े ना है, इतना सारा प्लेट है, बहुत जगह डिस्ट्रक्ट हो रहा है प्लेट। जहां जहां पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट हो रहा है ना, सारे को जोड़ करके ये 80% है, समझ रहे हो। ये हम बताएं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन वाइज, प्लेट का मार्जिन जहां जहां है, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, तो वर्ल्ड में जहां जहां प्लेट कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है ना, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां डाइवर्ज हो रहा है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, वहां सब मिला के 15% है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमको एमओआर के मॉड जहां जहां बन रहा है वहीं पर कंस्ट्रक्टिव है, और भी है ना। जहां हमारा रेड सी बन रहा है, रेड सी का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, अफ्रीका से टूट करके रेड सी जो गल्फ जो रीजन है, अफ्रीका से टूट के अलग जा रहा है, रेड सी वाला जो रेड सी अलग हो रहा है ना वहां पे। तो ये सब मिला के कंस्ट्रक्टिव 15 है, सब मिला के डिस्ट्रक्टिव 80 है, ठीक है ना। और ये सब मिला के इंट्राप्लेट 5% है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि 80% है, बट हाँ इसमें मेजर शेयर ये है, इसका इस कैटेगरी वाला ये है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, एक हो गया सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट हो गया, और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में क्या देखेंगे, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मतलब क्या हो गया, कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। अब जैसे यहाँ देखो, ये अफ्रीका वाला रीजन है, ये यूरेशिया वाला रीजन है, यूरोप एशिया वाला, यूरोप वाला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे रेड सी है ना, और ये देखो अफ्रीका का जो प्लेट, अफ्रीका वाला जो ये है ना इस तरह से, और यहाँ पे एक्चुअली ये अफ्रीका वाला है ना, तो ये इस तरह से ईस्ट अफ्रीका में, और ये मेडिटेरेनियन में, और ये अल्पाइन रीजन यहीं पे है ना यूरोप में, और ये मेडिटेरेनियन वाला रीजन हो गया इधर, मेडिटेरेनियन ये ना मेडिटेरेनियन है, तो अल्पाइन रीजन मेडिटेरेनियन और ईस्टर्न अफ्रीका, अल्पाइन मेडिटेरेनियन ईस्टर्न अफ्रीका। यहाँ पे क्या है ना, ये जो है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनो आता है, हम लोग देखे तो हैं, अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ना,
हम लोग जो एग्जाम्पल देखे हैं इसमें से किलाऊ देखे हैं जो हवाई में है, इस यहाँ रीजन में है। इटना स्ट्रोम्बोली देखे हैं यहाँ पे है, मेडिटेरेनियन में है, इटली में। किलिमंजारो देखे हैं अफ्रीका में, यहाँ है। फूजी देखे हैं जापान में, यहाँ है। यूरोपियन इम्परर सीमोन चेन देखे हैं, यहाँ है। तो ऐसे दूर में तो मैक्सिमम कवर हो रहा है। कोई भी वोल्केनो है, ये हम यहाँ पे बताए हैं ना कि प्लेट वाइज बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको वर्ल्ड का जो मोस्ट वोल्केनो कहाँ आता है, तो ये बता रहे हैं कि इस प्लेट मार्जिन पे इतना इतना परसेंट का शेयर है वोल्केनो का। यहाँ पे तुमको बता रहे हैं कि वर्ल्ड में जहां जहां वोल्केनो होता है ना, उसका मेजर एरिया कहाँ है। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ना जो मेजर एरिया है, सबसे ज्यादा एरिया है। उसके बाद हमारा जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है ना, सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बाद जो कोई एक दूसरा जो नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा वोल्केनो जहां होता है, इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ पे हम मेडिटेरेनियन बेल्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन में तो एक ही आएगा। हमको तो 3 है। कौन कौन है? अल्पाइन रीजन, अल्पाइन माउंटेन चेन और मेडिटेरेनियन और ईस्टर्न अफ्रीका, तीनों मिला करके हम बोलेंगे कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बीच बीच में है। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है जहां पे होता है। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे कन्वर्जेंट है, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट है। और उसके बाद मिड अटलांटिक बेल्ट है। तो मिड अटलांटिक बेल्ट में क्या है, ये दो रीजन हो गया ना। ये तीसरा रीजन सबसे ज्यादा जो होता है मिड अटलांटिक बेल्ट है। मिड अटलांटिक बेल्ट मतलब क्या, अटलांटिक के बीचों बीच हो गया। बताए तो थे कि यहाँ पे मॉर का फॉर्मेशन होता है। मिड ओशियानिक रीज, यही तो रीज बनता है ना। ये इधर ठेल रहा है, इधर ठेल रहा है। इस तरह से ये सी स्प्रेडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे जब स्प्रेड होगा तो निकलेगा ना लावा वगैरह, तो यहाँ हो रहा है। ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा 15% वाले कैटेगरी में, ठीक है। और चौथा आता है, यहाँ से एक जगह नहीं था इसलिए दिए हैं। चौथा आता है हवाईन आइलैंड टाइप, इंट्राप्लेट टाइप। ये भी तो होता है, 5% का शेयर यहाँ भी तो है। जहां जहां भी इंट्राप्लेट होगा ना, वहां भी तो निकलेगा। तो इंट्राप्लेट जैसे कि हवाई आइलैंड होता है, इंट्राप्लेट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो प्लेट वाइज दिखा देंगे इस तरह से, और रीजन वाइज दिखा देंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसमें क्या बता देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता देते हैं, हल्का सा शॉर्ट में मैकेनिज्म बता देते हैं इसका, थोड़ा सा शॉर्ट में। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट पे होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट हो गया मतलब क्या, यहाँ पे हो गया डाइवर्जेंट, यहाँ पे डाइवर्जेंट वाला हो गया, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा क्या लिखोगे? डिस्ट्रक्टिव लिखोगे। डिस्ट्रक्टिव में क्या लिखोगे? कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे ओ कोलिजन आ जाएगा, ओसी कोलिजन आ जाएगा ना। और तीसरा क्या लिखोगे? तीसरा क्या लिखोगे? इंट्राप्लेट बाउंड्री लिखोगे। इंट्राप्लेट में क्या आ जाएगा? हवाई आ जाएगा ना। तुमको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं प्लेट टेक्टोनिक में। एक चीज बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम रियल लाइफ से जोड़ के बताए हैं पूरा। तो यहाँ पे हम हर चीज तो यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, तो बता दिए कि ये चीज को यहाँ पे मेंशन होगा और 3 पॉइंट में आंसर लिखाएगा और तीनों का डायग्राम बनेगा। ओ कोलिजन, ओसी कोलिजन बहुत इजीली डायग्राम बनाओगे, क्योंकि हम बताए हैं ना। तो ये मैकेनिज्म हो जाएगा। मैकेनिज्म के अलावा और क्या छूट गया? एक हजार्डस इफेक्ट देख लेते हैं। हजार्डस इफेक्ट देख लेते हैं। तब वोल्केनो का हजार्डस इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? पहला सोच के देखते हैं। पहला क्या है, जब भी होगा तो ये इसको क्या होता है ना, ये जो हम जब भी होगा ना, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर वगैरह को वरी कर देगा, दबा देगा। ह्यूमन स्ट्रक्चर, एनिमल, बहुत सा जो प्लांट है सबको दबा देगा, वरी कर देगा। तो नंबर 1 हो गया, वरी कर देगा सब चीज को। दूसरा क्या हो सकता है? हेल्थ हजार्ड लाएगा, हेल्थ हजार्ड लाएगा। क्योंकि जब निकलता है तो क्या होगा कि जो बहुत सारा गैस वगैरह जो होगा निकलेगा, है ना, बहुत सा गैस निकलेगा, SO2 वगैरह निकलेगा, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होगा, डस्ट गैस निकलेगा ना। तो हमारा क्लाइमेट चेंज भी होगा। और दूसरी बात, जो हमारा जो SO2 वगैरह निकलेगा, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, फिर जो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, NO2 निकलेगा जो, तो उससे हमारा क्या होगा? एसिड रेन वगैरह होगा ना। एसिड रेन वगैरह होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा ना एसिड रेन वगैरह, हेल्थ हजार्ड में आ जाएगा ना। और क्या हो सकता है? सडन इरप्शन होगा तो भागने का समय नहीं मिलेगा। आराम से धीरे धीरे, इतना कसकर से क्यों धीरे धीरे बोल? क्या चीज? ज्यादा तेज बोल रहे हैं? रात है ना। अच्छा ठीक है। मतलब क्या थी होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे?
कि सडन इरप्शन होगा, भागने का समय नहीं मिलेगा। और चौथा पॉइंट क्या होगा बताओ, क्या होगा इसमें? जब जब वोल्केनिज्म होता है ना, तो ऐसा देखा गया है ना कि वोल्केनिज्म के कारण ना आसपास का जो रीजन होता है ना एक्सटिंक्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं ना, बहुत सारे प्लांट भी होते हैं ना, जो कि उस रीजन का एंडेमिक है, मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जब वोल्केनिज्म आता है ना, जहाँ जहाँ पे, वहाँ बहुत सारे ऐसे प्लांट सब होते हैं ना, प्लांट और कुछ एनिमल वगैरह, वो सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो सुनामी के बारे में। अगर यही जो वोल्केनिज्म है, अगर मान लो पानी के नीचे हो गया तो क्या होगा? पानी के नीचे हो गया तो पानी के नीचे अगर प्लेट मूव कर रहा है, वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, तो क्या होगा? सुनामी आएगा। पानी बहुत तेजी में इधर उधर मूव करेगा, वहाँ आसपास के लैंड को डुबा देगा, सुनामी आएगा। तो ये हो जाएगा, हजार्डस इफेक्ट में आ जाएगा। 5 पॉइंट मेंशन कर देना। और एक टोपोग्राफी देख लेते हैं। टोपोग्राफी देख लेते हैं। तो टोपोग्राफी में इसके लिए दो तरह का टोपोग्राफी मेंशन करना। एक तो होता है जो कि एक्सप्लोसिव होता है, जो बाहर बनता है, जैसे कि जो लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, कोई जरूरी नहीं है ना कि बाहर निकल ही जाए, कोई जरूरी है कि बाहर निकल ही जाए। हो सके कहीं यहाँ से निकला और कहीं यहीं पे इस तरह से जम गया, हो सकता है ना। या हो सकता है यहाँ से निकला इस तरह से, और कुछ ऐसा है ना कि यहाँ आके जम गया इस तरह से, हो सकता है ना। तो एक्सप्लोसिव मतलब हो गया कि जो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा में क्या होगा? इंट्रूसिव, जो कि अंदर ही जम जाता है, ठीक है ना। दो हो गया। अब एक्सट्रूसिव को फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो एक्सट्रूसिव को फर्दर क्या डिवाइड करेंगे? इसको फर्दर दो तरीका का बोलते हैं। इसमें कर देते हैं, एक दो होगा एक्सप्लोजन टाइप होगा, जो मतलब कि एक्सप्लोजन टाइप मतलब क्या हो गया? इसमें मतलब कि निकलेगा ना तो पूरा एक्सप्लोड करके निकलेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी दो तरीका का होता है। इसमें भी फर्दर एक्सप्लोजन जो होता है ना, ये दो तरीका का होता है। एक तो बोलते हैं कि एलिवेटेड टाइप, और एक बोलते हैं डिप्रेस टाइप। तो एलिवेटेड टाइप मतलब क्या हो गया कि मतलब कि जो वोल्केनो निकल रहा है ना, तो आसपास के लैंड को ना ऐसे उठा देगा। जैसे कि अब वोल्केनो निकल रहा है ना, तो लैंड है ना, लैंड को उठा देगा वहां पे, जो मटेरियल आ रहा है ना, प्रेशर से उठा देगा। तो ये इस तरह से दिखेगा तुमको, किस तरह से वोल्केनो है निकल रहा है, इस तरह से एलिवेटेड टाइप। और एक होता है डिप्रेस टाइप। तो डिप्रेस टाइप में क्या होगा ना कि ऐसे है ना, तो जो वोल्केनो निकल रहा है ना, तो कुछ ऐसे निकल रहा है ना कि ऐसे निकलेगा ना कि ऊपर वाला ब्लास्ट हो जाता है, इस तरह से ना, इस तरह से यहाँ से निकल रहा है वोल्केनो ना, तो लगेगा कि गड्ढा जैसा कुछ दिखेगा, डिप्रेस टाइप दिखेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद एक होता है, ये तो हो गया कि एक्सप्लोसिव वाला हो गया। और एक होता है फिशर। अभी ना बताए थे कि क्वाइट होता है जो कि फिशर होता है, और जो एक्सप्लोसिव होता है वो जिसमें जो ज्यादा हल्का हाईवी निकलता है। तो ये एक्सप्लोसिव हो गया, उसमें क्या होगा? ये हाईवी निकलेगा तो इसमें उठा देगा, या फिर नहीं उठाएगा तो हल्का सा इस तरह से रह जाएगा। एक एलिवेटेड टाइप, एक डिप्रेस टाइप, ठीक है ना। और फिशर में क्या होगा? तो फिशर में वही लावा प्लेट्यू बनेगा, या लावा का प्लेन बनेगा या प्लेट्यू बनेगा, जो कहो। ये फिशर टाइप हो गया। और बेसिकली पूछेगा ना तो इंट्रूसिव पूछेगा। हम क्या बता रहे हैं तुमको? टोपोग्राफी किस तरह का टोपोग्राफी बनता है ये बता रहे हैं, लावा के इरप्शन से। हम बता रहे हैं एक एक्सट्रूसिव बताए हैं, एक इंट्रूसिव बताए हैं। एक्सट्रूसिव में हम बताएं तुमको कि दो तरीका के, एक एक्सप्लोजन टाइप बताए हैं, एक एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है तो क्या होगा? एक एक्सप्लोजन टाइप होगा, एक फिशर टाइप होगा, मैंने क्वाइट टाइप, इसको क्वाइट कहो या फिशर कहो। तो जो एक्सप्लोजन टाइप होगा ना, वो एलिवेटेड होगा, या तो एलिवेटेड होगा या नहीं तो डिप्रेस्ड होगा। जो कि एक्सप्लोजन टाइप होगा जो। और जो क्वाइट टाइप होगा क्या होगा? लावा प्लेट्यू होगा, लावा प्लेन होगा, ऐसे बना सकता है। इंट्रूसिव होता है ना, जो इंट्रूसिव होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि वो हम समझाते हैं, वही एक इंपॉर्टेंट ही है। खत्म हो गया, बस थोड़ा सा डायग्राम बचा हुआ है। थोड़ा समझाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस
इस तरह से मान लो कि इस तरह से मान लो ना कि कहीं पे रीजन है इस तरह से, ठीक है ना, और ऐसा कुछ मान लो। समझो ना कि ये जो है ना, ये जो रॉक है ना बहुत ही हार्ड है। यहाँ पे जो रॉक है ये वाला, ये बहुत ही हार्ड है, ये बहुत ही हार्ड रॉक है। इसको तोड़ करके बाहर नहीं आ सकता है। यहाँ पे मेरा लावा वाला मटेरियल वगैरह है, यहाँ पे है वोल्केनिक मटेरियल जो होता है ना, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ मैंने हो गया ना कि मतलब कि कह सकते हो ना कि सिंपल से कहो ना कि बेसिन टाइप का हो गया। बेसिन जहाँ पे मतलब कि लावा वगैरह यहाँ पे है, अब यहाँ से कोशिश करेगा बाहर निकलने की, कोशिश करेगा ना, ये बहुत ज़्यादा हीट है, कोशिश करेगा फैलने, एक्सपैंड करे, बाहर निकलने को जहाँ से मौका मिलेगा निकल जाएगा बाहर। अब कहीं अगर इसको क्रैक मिलता है, कहीं भी मान लो इसको क्रैक मिलता है, मान लो यहाँ क्रैक मिल गया इसको, ठीक है, यहाँ क्रैक मिल गया, तो यहाँ क्रैक मिलेगा तो क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। और ये जो दिखा है ना, बेंड दिखा है ना, ये तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक है। ये तुम्हारा ये बहुत हार्ड रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। इसको तो आसानी से तोड़ देगा। अब यहाँ से वोल्केनो निकला, यहाँ से निकला तो इस तरह से आया और इस तरह से पूरा ये इस तरह से कर दिया, जमा कर दिया इस तरह से पूरा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पूरा जो फैल गया पूरा, उसको बोलेंगे लाइपोलिथ बोलेंगे। ये जो है ना, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, लाइपोलिथ बोलेंगे, ठीक है ना। और मान लो कि कहीं से कहीं इरप्ट हुआ, ठीक है ना, और कहीं इरप्ट होने के बाद और कहीं मान लो कि इस तरह का मान लो कि कहीं वर्टिकल टाइप का, कहीं हल्का सा वर्टिकल टाइप का इरप्शन हो गया, कहीं से इरप्ट हुआ, तुमको एग्जैक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं कहीं से हुआ, मे भी यहाँ से हुआ हो, मे भी यहाँ से इरप्ट हो गया या कहीं से इरप्ट हुआ, और यहाँ पे इस तरह से अगर वर्टिकल आके जमा हो गया तो इसको डाइक बोलेंगे, ठीक है ना, डाइक बोलेंगे। और मान लिया कहीं हॉरिजॉन्टल टाइप का इस तरह से डिपोजिट हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सील बोलेंगे। नहीं, गांव में बोलते हैं सील जैसा सुतल है, उठो काम करो, तो इसको सील बोलेंगे, इसको डाइक बोलेंगे। खड़ा है ना, ये सील हो गया, ये लाइपोलिथ हो गया। और फिर एक होता है, एक तुमको मान लिया कि कहीं से क्या हो रहा ना, ये सपोज इसको ऐसे मान लो ना कि क्या होता है ना कि यहाँ से मान लिया कि वोल्केनिक निकालना चालू हुआ, यहाँ से मान लिया, ठीक है। और क्या किया ना, यहाँ जो लैंड है ना, उसको उठा दिया पूरा इस तरह से, इस तरह से उठा दिया पूरा लैंड को, समझ रहे हो, इस तरह से पूरा लैंड को उठा दिया, सरफेस पे नहीं आना है, लैंड को उठा दिया पूरा इस तरह से। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइकोलिथ बोलेंगे। ये है तुमको, ये जो तुमको बता रहे हैं ना, ये जो तुमको बता रहे हैं वो लाइपोलिथ है, जो तुमको क्या है, सौसर टाइप का है, सौसर नहीं दिखता है, सौसर प्लेट टाइप का, सौसर नहीं दिखता है प्लेट टाइप का, उस तरह का है, सौसर टाइप का है, इस तरह से लंबा दूरी तक फैला हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे लाइपोलिथ है। और जो डोम टाइप का उठा देगा, पूरा लैंड को ही उठा देगा, ये उठाएगा नहीं, ये तो बस जैसे जैसे रहेगा वहां जाएगा, फैल जाएगा बस। और जो पूरा लैंड को ही उठा देगा ना, उसको लाइकोलिथ बोलेंगे। को उठा दिया था, ठीक है ना, को उठा दिया था, किसको उठा दिया है, लैंड को उठा दिया, तो लाइकोलिथ बोलेंगे, को उठा दिया है, और लाइपोलिथ बोलेंगे इसको, लाइकोलिथ हो गया। और ऐसे समझो ना कि ये जो है ना, ये जो सिंक लाइन है, ठीक है ना, जो सिंक लाइन है, या फिर ऐसे कहो, यहाँ पे सॉरी, ये सिंक लाइन है और एंटिक लाइन है ये, तो सिंक लाइन एंटिक लाइन ये समझ जाकर अगर जमा हो गया है ना, तो इसको बोलेंगे फाइकोलिथ बोलेंगे, फाइकोलिथ। ये क्या करता है ना, बेसिकली फाइकोलिथ होगा ना, जो तुमको क्रेस्ट और ट्रॉव होता है ना, वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। ये बेसिकली इस तरह का रहेगा ना कि
कहीं इस तरह का कहीं है ना, इस तरह का है ना, तो कहीं पे कहीं से निकलेगा ना, मान लीजिए तुमको कहीं से निकलेगा ना वोल्केनो, तो हल्का सा क्रेस्ट पे और हल्का सा टॉप पे इस तरह से आके जमा हो जाएगा, यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, ठीक है ना, क्रेस्ट पे या टॉप पे, ठीक है ना। बाकी देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये इसका मेन लाइन फॉर्म्स है। तो क्या क्या हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, कंपोनेंट्स देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए। क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखे कि मोड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे देख लिए, है ना। दो तरह का होता है, क्वाइट होता है, एक एक्सप्लोसिव होगा, है ना। और दूसरा हम लोग पीरियोडिसिटी के बेसिस पे देख लिए, एक्टिव हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, और एक्टिव हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और एक्सटिंक्ट हो गया, उसका एग्जाम्पल देख लिए। बल्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, ठीक है ना। प्लेट मार्जिन के बेसिस पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और एरिया के बेसिस पे कहाँ कहाँ फैला हुआ ये देख लिए। इसका हम लोग कैसे वोल्केनो होता है ये देख लिया, मैकेनिज्म देख लिए, और इसका हजार्डस इफेक्ट क्या है ये देख लिए, और कौन कौन सा टोपोग्राफी बनाता है ये देख लिए। तो सारा देख लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग का सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग देख रहे होंगे, तो हो सके उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप जाके आप सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक देखिए, क्योंकि पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का मेन कंसेप्ट प्लेट टेक्टोनिक में है। तो जब तक आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं समझ में आएगा, तो कोई ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आ सकता है। एकदम मैं आपको बता दे सकता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, नहीं समझ में आएगा आपको। इसलिए कोई भी ज्योग्राफी समझना है, सबसे पहले ये सब कैसे माउंटेन बनता है, क्यों असी बनता है, कहीं कुछ भी समझना है ना आपको, तो आपको प्लेट टेक्टोनिक समझना ही पड़ेगा। और उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, बिगनर थ्योरी समझना पड़ेगा। तो एक वीडियो है बिगनर का, और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक का। अगर ये समझ गए तो ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर समझ में आ जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी का कोई भी चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।